नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम एनटीए बेस्ट पैटर्न पर मॉक टेस्ट करेंगे और यह मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, जिसमें 5 ऑप्शन होंगे और आप इस मॉक टेस्ट को देकर देखें और आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और इसमें आपके कितने नंबर बनते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के पैरा पावर लिफ्टिंग हैवीवेट वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधीर। क्या होगा? सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के पैरा पावर लिफ्टिंग हैवीवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अब तो 2022 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बर्मिंघम में। कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। और बर्मिंघम कहाँ पे है? तो बर्मिंघम हो जाएगा इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड ने तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी की थी। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था? तो इसके अंदर पहले स्थान पर रहा था ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश रहा था? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 67 स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा था। अगर बात करें इंडिया की, अब इंडिया कौन सी रैंक पे रहा था? तो इसमें इंडिया रहा था कौन सी रैंक पे? चौथी रैंक पे। कौन सी रैंक पे? 4th रैंक पे इंडिया रहा था। और हरियाणा ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? हरियाणा ने जीते थे 22 स्वर्ण पदक। कितने स्वर्ण पदक? 22 स्वर्ण पदक हरियाणा ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार प्रदान किया? तो इसका ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप इनके बारे में आराम से सोचकर आंसर दे सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 52। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 52। जो हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के 18वें राज्यपाल हैं। इन्होंने हरियाणा के 52 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया गया। तो अब बात हो रही है यहाँ पे भीम पुरस्कार की। जो भीम पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001 के अंदर। 2001 में इसकी शुरुआत हुई। और यह किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो यह दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र के अंदर भीम पुरस्कार दिया जाता है। और भीम पुरस्कार के तहत कितने लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो इसके तहत दी जाती है 5 लाख रुपए की राशि। कितनी रुपए की राशि? 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई खेल नीति के तहत हरियाणा में कितनी खेल नर्सरियाँ स्थापित करने की योजना है? तो इसका राइट आंसर आप बताएं हमें। मैंने आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ये आपको दिए रखे हैं ऑप्शन। और इसके ऑप्शन हैं 900, 1000, 1100, 1300। उत्तर नहीं देना चाहते। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1100। क्या हो जाएगा? 1100। नई खेल नीति के तहत हरियाणा में 1100 खेल नर्सरी स्थापित करने की योजना बनाई गई है। और यह घोषणा कब की गई थी? 2022-23 का जो हरियाणा का जो बजट घोषित किया गया था उसके अंदर यह घोषणा की गई थी। हरियाणा के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन हैं? तो हरियाणा की वित्त मंत्री हो जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ही हरियाणा का वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो यह हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है? हिसार जिले के अंदर है। और इसकी खुदाई का कार्य किसने करवाया था? इसकी खुदाई का कार्य करवाया था अमरेंद्र नाथ ने। किसने करवाया था? अमरेंद्र नाथ ने। और कब करवाया था? अमरेंद्र नाथ ने करवाया था। कब करवाया था? 1997 ईस्वी से 2000 ईस्वी के बीच। कब करवाया था? 1997 से 2000 के बीच अमरेंद्र नाथ ने खुदाई करवाई थी। और जो राखीगढ़ी है यह किस नदी के ऊपर से स्थित है?
तो यह घग्गर हकरा नदी पर, किस पर है? घग्गर हकरा नदी पर से स्थित है। किस नदी पर है? घग्गर हकरा नदी पर से स्थित है। और यह सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है। क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है। और जो राखीगढ़ी है इसके अंदर 7 टीलों का एक क्या है? समूह है। क्या है? 7 टीलों का समूह है। 2012 के अंदर, मई 2012 के अंदर जो ग्लोबल हेरिटेज फंड है उसने राखीगढ़ी को एशिया के 10 सबसे लुप्तप्राय विरासत स्थलों में घोषित किया था। क्या किया था? एशिया के 10 सबसे लुप्तप्राय विरासत स्थलों में घोषित किया था राखीगढ़ी को। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। लोथल गुजरात के अंदर। और धोलावीरा भी कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMP एक्सप्रेसवे में के का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, कुंडली, और 5वां ऑप्शन है उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडली। क्या हो जाएगा? कुंडली। इसके पूरा नाम क्या होगा? कुंडली मानेसर पलवल। क्या हो जाएगा? कुंडली मानेसर पलवल। तो अब बात करते हैं जो कुंडली से मानेसर और मानेसर से पलवल। तो जो मानेसर से पलवल वाला हिस्सा है यह कितने किलोमीटर का है? तो यह हो जाएगा मानेसर से पलवल वाला हिस्सा है 53 किलोमीटर का। कितना है? 53 किलोमीटर का। इसका उद्घाटन किसने किया था? नितिन गडकरी ने किया था। किसने किया था? नितिन गडकरी ने किया था अप्रैल 2016 के अंदर। कब किया था? अप्रैल 2016 के अंदर। अगर बात करें कुंडली से मानेसर तक का तो यह हो जाएगा 83 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 83 किलोमीटर। और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया था? 19 नवंबर 2018 को। 19 नवंबर 2018 को इसका उद्घाटन किया था। अगर बात करें जो KMP है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? कुल लंबाई तो ये है 135.6 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 135.6 किलोमीटर लंबा है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसका अन्य नाम हो जाएगा वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। क्या हो जाएगा? वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। और यह 6 लाइन का एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कितने पुरस्कार राशि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को देने का फैसला किया है? जो ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीतेगा उस खिलाड़ी को हरियाणा सरकार कितने रुपए की राशि प्रदान करेगी? इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 1 करोड़, और 5वां ऑप्शन है उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6 करोड़। यानी जो ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीतेगा उसको कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर बात करें सिल्वर मेडल जीतेगा यानी कौन सा पदक? रजत पदक जीतेगा तो उसको मिलेंगे 4 करोड़। कितने मिलेंगे? 4 करोड़ मिलेंगे। अगर बात करें ब्रॉन्ज या फिर कांस्य मेडल जीतेगा तो उसको कितने मिलेंगे? 2.5 करोड़ रुपए। कितने रुपए मिलेंगे? 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे बात हुई है ओलंपिक की, तो ओलंपिक के अंदर जो भाग लेने वाला खिलाड़ी होगा उसको भी रुपए दिए जाएंगे हरियाणा सरकार द्वारा। कितने दिए जाएंगे? प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रुपए। जो ओलंपिक में भाग लेगा उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? तैयारी के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब यहाँ पे पुरस्कार मतलब कि इनाम की बात हो रही है, जितने मतलब कि जो पदक जीतता है उनको रुपए कितने दिए जाते हैं तो जान लेते हैं। एशियाई खेलों के अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं? गोल्ड मेडल के खिलाड़ी को दिए जाते हैं 3 करोड़। कितने दिए जाते हैं? 3 करोड़। सिल्वर मेडल वाले खिलाड़ी को दिए जाते हैं 1.5 करोड़। और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है उस खिलाड़ी को दिए जाते हैं 75 लाख रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं? 75 लाख रुपए। और इसी प्रकार जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उसके अंदर गोल्ड मेडल को दिए जाते हैं कितने? 1.5 करोड़। कितने? 1.5 करोड़। सिल्वर मेडल वाले को दिए जाते हैं 75 लाख। 75 लाख। और ब्रॉन्ज मेडल वाले को दिए जाते हैं 50 लाख। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पिंजौर कालका के निकट शिवालिक पहाड़ियों में निम्नलिखित में से किस काल के बर्तन मिले हैं? क्या पूछा गया है? पिंजौर कालका के निकट शिवालिक पहाड़ियों से
किस काल के बर्तन मिले हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पाषाण युग, वैदिक युग के बाद के, हड़प्पा युग के, प्रारंभिक वैदिक काल के। पांचवा ऑप्शन है उत्तर नहीं देना चाहते। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाषाण युग के। तो पाषाण युग के हरियाणा में पिंजौर कालका के निकट शिवालिक पहाड़ियों से पाषाण युग के बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिए गए हैं क्या? ये चार वो दिए गए हैं आपको, इनमें से आपको सही बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, मतलब कि आपको मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, और दूसरे में हो जाएंगे 3 और 4। अध्याय 9 में क्या दिया गया है? यह पंचायत समितियों के कार्यकारी, प्राधिकारी और सेवकों का वर्णन करता है, यह सही है। अध्याय 12 में क्या दिया गया है? यह पर्यवेक्षण के संदर्भ में बतलाता है, यह भी सही है। अध्याय 10 में क्या दिया गया है? यह पंचायत समिति के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बतलाता है, यह भी सही है। अध्याय 16 में दिया गया है जिला परिषद के कर्तव्य और शक्तियों, तो इसके बारे में मतलब ये चारों सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये चारों क्या है? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 10, और पांचवा ऑप्शन है उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 9। जो अनुच्छेद 9 है वो पंचायत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी हिसार जिले में होकर बहती है? क्या पूछा गया है? सरस्वती नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी हिसार जिले से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दृश्यद्वती नदी। क्या हो जाएगा? दृश्यद्वती नदी। अब बात करते हैं, यहाँ पे सरस्वती नदी की बात हुई है। किसकी बात हुई है? सरस्वती नदी की। तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से है? शिवालिक की पहाड़ियों से है। कहाँ से है? शिवालिक की पहाड़ियों से है। और यह हरियाणा की क्या है? सबसे पवित्र और प्राचीन नदी है। क्या है? हरियाणा की सबसे पवित्र और प्राचीन नदी है। हरियाणा के अंदर यह नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरियाणा के अंदर यह नदी प्रवेश करती है आदि बद्री गांव से। कहाँ से प्रवेश करती है? आदि बद्री गांव से यह हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। और आदि बद्री गांव कहाँ पे है? यमुनानगर जिले के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा? यमुनानगर जिले के अंदर हो जाएगा। और जो आदि बद्री गांव है इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा का पवित्र गांव कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, हरियाणा का पवित्र गांव किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का पवित्र गांव कहा जाता है आदि बद्री गांव को। और जो यह सरस्वती नदी है यह वर्तमान में लुप्त हो चुकी है और इसकी दोबारा से खुदाई की कार्य किया जा रहा है। किस देश की सहायता से? ऑस्ट्रेलिया देश की सहायता से इसका कार्य किया जा रहा है। और हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती धरोहर बोर्ड का गठन भी किया गया है। और जिसके अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष तो होता है मुख्यमंत्री। और बात करें उपाध्यक्ष की, इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हो जाएगा धूमन सिंह किरमच। क्या हो जाएगा? धूमन सिंह किरमच। धूमन सिंह किरमच इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जगाधरी से प्राप्त सोने का सिक्का प्राचीन भारत के निम्नलिखित सम्राटों में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप हमें बताएं कमेंट करके। मैं आपको पहले ऑप्शन बता देता हूं, कनिष्क, कुमारगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त। उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो जगाधरी से जो प्राप्त हुए हैं सोने के सिक्के वो प्राचीन भारत के जो समुद्रगुप्त सम्राट था उससे क्या है? संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? समुद्रगुप्त से। और ये जो समुद्रगुप्त है ये कौन सी वंश का शासक था? तो यह था गुप्त वंश का शासक। किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था। और इसका दरबारी कवि व
मंत्री कौन था? तो इसका दरबारी कवि व मंत्री था हरिसेन। कौन था? हरिसेन। दोस्तों आज थोड़ी गले में प्रॉब्लम है जिस वजह से आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी और जिस वजह से मैं वीडियो को थोड़ा डांट भी रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा जिला परिषद पंचायत समितियों के बजट की जांच और अनुमोदन का कार्य करती है? क्या करती है? कौन सी धारा जिला परिषद पंचायत समितियों के बजट की जांच और अनुमोदन का कार्य करती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 101, 102, 103, 104 और पांचवा जो ऑप्शन है उत्तर नहीं देना चाहते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 102। जो 102 धारा है उसके अनुसार जिला परिषद पंचायत समितियों की बजट की जांच और अनुमोदन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला भिवानी निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में हरियाणा राज्य में पहले स्थान पर है? क्या है? पहले स्थान पर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चावल, बर्तन, सरसों, साइकिल। उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों। वैसे तो सरसों महेंद्रगढ़ जिले के अंदर होती है सबसे ज़्यादा हरियाणा में, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। क्या होगा? सरसों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कबड्डी के दो प्रकार प्रचलित हैं, एक राष्ट्रीय कबड्डी और दूसरा है पंजाब हरियाणा शैली की कबड्डी। पंजाब हरियाणा शैली की कबड्डी के लिए किस तकनीक नाम का उपयोग किया गया है? किस तकनीकी? जो पंजाब हरियाणा शैली की कबड्डी है उसको किस नाम से जाना जाता है मतलब? तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं जूडो, सोची, धोबी पटारा, दियारे वाली कबड्डी। पांचवा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दियारे वाली कबड्डी। क्या हो जाएगा? दियारे वाली कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा की ये डैश सीमा पर बहती है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं और ऑप्शन आपको दिए गए हैं पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। अब मैं आपको उत्तर बता देता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? पूर्वी दिशा में। जो यमुना नदी है हरियाणा के किस दिशा में बहती है? तो यह नदी हरियाणा के पूर्वी दिशा के अंदर बहती है और इसका उद्गम स्थल क्या माना गया है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल माना गया है यमुनोत्री। क्या माना गया है? यमुनोत्री को उद्गम स्थल माना गया है। और यमुनोत्री कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। और यह हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12मासी सदा नीरा नदी है। और यह हरियाणा के अंदर किस जिले से प्रवेश करती है? तो यह हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है किस जिले से? तो हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है यमुनानगर जिले से। कहाँ से? यमुनानगर जिले से। यमुनानगर जिले में कहाँ से? ताजेवाला नामक स्थान से। कहाँ से? ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। और अगर पूछा जाए कि कौन से वन से प्रवेश करती है, तो यह प्रवेश करती है कलेसर वन। कौन से वन के समीप से प्रवेश करती है? कलेसर वन के समीप से प्रवेश करती है। और यह हरियाणा के पूर्वी दिशा में बहती है और हरियाणा और यूपी के बीच सीमा साझा करती है। और यह कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितने किलोमीटर की? 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, वर्तमान में कितना है और 1 नवंबर 1966 को कितना था? तो वर्तमान में भी उतना ही है और पहले भी उतना ही था। ऑप्शन दिए गए हैं 44,212 वर्ग किलोमीटर, 45,212 वर्ग किलोमीटर, 46,212 वर्ग किलोमीटर, 47,212 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। और जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। तो उन जिलों का क्षेत्रफल और जान लेते हैं हम साथ साथ। क्या जान लेते हैं? उन जिलों का क्षेत्रफल और जान लेते हैं। पहले बात करते हैं अंबाला जिले की। किसकी बात करते हैं? अंबाला जिले की।
तो अम्बाला जिले का क्षेत्रफल कितना था? 3702 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 3702 वर्ग किलोमीटर। रोहतक जिले का कितना था? 6040 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 6040 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किसका क्षेत्रफल था? हिसार का। कितना था? 13891 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 13891 वर्ग किलोमीटर। जींद जिले का कितना था? 2712 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 2712 वर्ग किलोमीटर। और जींद जिले का क्षेत्रफल क्या था? सबसे कम था। और करनाल का कितना था? करनाल जिले का था 8307 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 8307 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ जिले की। तो महेंद्रगढ़ जिले का क्षेत्रफल था 3474 वर्ग किलोमीटर। 3474 वर्ग किलोमीटर था। गुरुग्राम का कितना था? गुरुग्राम का था 6086 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 6086 वर्ग किलोमीटर। तो आपको ये भी याद रखना है। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का चौधरी देवीलाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को मान्यता देने के लिए दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं और इसके ऑप्शन है AICRP, कला और साहित्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन, रक्षा क्षेत्र, इनमें से कोई भी नहीं, उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, AICRP। क्या हो जाएगा? AICRP। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह कृषि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा बांध स्थित है? क्या पूछा गया है? हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा बांध स्थित है? इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कौशल्या बांध, अनंगपुर बांध, मिर्जापुर चैक बांध, पर्च चैक बांध। उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशल्या बांध। क्या हो जाएगा? कौशल्या बांध। क्या हो जाएगा? कौशल्या बांध। और यह कहाँ पे है? पिंजौर के अंदर है। कहाँ पे है? पिंजौर के अंदर। किस नदी पे है? कौशल्या नदी पर है। किस नदी पे है? कौशल्या नदी पे है। और कौशल्या नदी क्या है? घग्गर की सहायक नदी। क्या है? घग्गर की सहायक नदी है। और जो कौशल्या बांध है, इसका निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया? 2008 के अंदर। कब किया गया? 2008 के अंदर शुरू किया गया और 2012 के अंदर बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो कौशल्या बांध है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसको बनाने का उद्देश्य था बाढ़ पर क्या करना? नियंत्रण करना और पंचकुला शहर के लिए पेयजल की व्यवस्था करना। क्या करना? पेयजल की व्यवस्था करना। यह इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। क्या था? मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर द्वारा एरो स्पोर्ट्स के लिए किया जाता है। हरियाणा के किस हवाई अड्डे का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर द्वारा एरो स्पोर्ट्स के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारनौल हवाई अड्डा। क्या हो जाएगा? नारनौल हवाई अड्डा। और इसका निर्माण कार्य कब किया गया था? इसकी शुरुआत की गई थी 2010 के अंदर। कब की गई थी? 2010 के अंदर। इसको अन्य एक नाम और से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? बाछौद हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाछौद हवाई पट्टी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिसार जिला। क्या हो जाएगा? हिसार जिला NCR का क्षेत्र नहीं है। हरियाणा के कितने जिले आते हैं? 14 जिले। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल 57%। लेकिन 2022 के अंदर क्या की गई थी? घोषणा की गई थी और हरियाणा के 5 जिलों को बाहर किया गया था। मतलब कि 5 जिलों को बाहर किया जाएगा। और ये 5 जिले कौन कौन से थे? करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी और दादरी। और इनको शामिल कब किया गया था? 2018 को। और बाहर किए जाने की घोषणा कब की थी? जुलाई 2022 के अंदर। अगर बात करें 14 जिलों की, 14 जिले, तो 5 जिले तो मैंने आपको बता दिए जो बाहर किए गए हैं। बच गए कितने जिले? 9 जिले। और ये 9 जिले कौन कौन से होंगे? तो ये 9 जिले हो जाएंगे झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी और फरीदाबाद जिला। यानी कितना क्षेत्रफल आता है? 12,280.68 वर्ग किलोमीटर का क्या आता है?
क्षेत्रफल आता है। और यूपी के कितने जिले आते हैं एनसीआर में? यूपी के 8 जिले आते हैं और राजस्थान के 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और ऐसे ही डेली रात को आपको 8 बजे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।